तो जैसे कि फर्स्ट स्लाइड दिखा रही है, ये आपका सेकंड लेक्चर है, द राइज इन नेशनलिज्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द लिबरल नेशनलिज्म, न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1857। ऐसा क्या हुआ 1857 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। द रिवॉल्यूशन एंड द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, कुछ डेट्स में रिवाइंड कराती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 89 में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब आई थी? 1791 में। 1792 में क्या हुआ था? खत्म हो गई थी, एक साल के लिए चली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? नेपोलियन आए थे। नेपोलियन का पावर में आए थे 97 के बाद आने लगे थे, बट प्रॉपरली किस में आए थे? 1799 में। ओके, उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियनिक कोड आया था, किस ईयर में आया था? 1804, ठीक है। नेपोलियनिक कोड आया। अब ये बात कहाँ से होगी इसमें? 1815, ठीक है। तो अब 1815 में क्या होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। इतना रिकॉल हो गया? सब यहीं पर है? सबका माइंड भी यहीं पर है? बाहर कैंटीन में तो नहीं है कोई? चलो अब शुरू करते हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग लिबरल हो? ठीक है, लिबरल का मतलब होता है फ्री। क्या आप लोग फ्री हो? होता है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग बात करते होंगे डेफिनेटली किसी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, कि आपके कुछ ऐसे आप लोगों में से कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स ऐसे होते होंगे जो कि उनको लेट नाइट तक अलाउ करते हैं बाहर, राइट। बट कुछ फ्रेंड्स के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो दिन में भी नहीं जाने देते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई पार्टी अटेंड नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे, कोई व्हीकल नहीं चलाओगे रोड पे, ऐसी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसकी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव है, कि वो कहीं भी उसको थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं देते कि आप यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये सारी चीजें होती है। एक होता है कि मेरी फैमिली बहुत लिबरल है, मैं अगर लेट नाइट पार्टी के लिए भी पूछता हूँ तो वो लोग अलाउ कर देते हैं। तो लिबरल का मतलब क्या हुआ? फ्री। तो आपके लिए फ्री का मतलब क्या है? कि आपको फ्रीडम दी जाए कोई भी काम करने के लिए। अब जब नेशनलिज्म आया था यूरोप के अंदर, तो काफी सारी डेफिनेशंस बनी लिबरलिज्म की। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर फूडी है तो उसको हर चीज में फूड दिखेगा, ठीक है। ब्रेक हो रहा है तो फूड चाहिए। कोई अगर स्कॉलर है तो उसे क्या दिखेगा? कि ब्रेक हो रहा है तो मैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स लिख लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो हर किसी के लिए ब्रेक का मीनिंग डिफरेंट है। किसी को लगेगा यार बहुत बोर हो गया, इतनी देर से यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा फ्रीडम मिले तो बाहर देख कर आए क्या है, ठीक है। इसी तरीके से लिबरलिज्म की फीलिंग हर हर क्लास के लिए डिफरेंट थी, ठीक है। जो पॉलिटिकली एसोसिएटेड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उनका क्या मानना था? कि हमारे ऊपर से किंग रूल हट जाए, मोनार्की हट जाए, हमें क्या मिल जाए? इक्वालिटी मिल जाए। वहीं अगर कोई पर्सन जो इकोनॉमिकली, मतलब जो कोई बिजनेसमैन है, वो हर जगह बिजनेस का आइडिया ले आता है। इसी तरीके से अगर इकोनॉमिक स्फीयर में बात की जाए, तो कुछ इकोनॉमिकली जो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, या फिर कह सकते हैं जो बिजनेसमैन वगैरह थे, उनका आइडिया था लिबरलिज्म का, फ्री ट्रेड होना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोग दूसरे स्टेट में जाते हो, टोल देखा है? टोल पे रेंट पे करते हो, इसी तरीके रेंट सॉरी पे करते हो, ठीक है, टोल पे करते हो। इसी तरीके से जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना बिजनेस की, तो बहुत सारे टैरिफ होते हैं। अगर आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ जा रहा है तो उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, या दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में कुछ आ रहा है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि जो परचेज कर रहा है या जो सेल कर रहा है वो अपने ऊपर लगाएगा टैक्स, नहीं, वो प्रोडक्ट में लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बॉक्स है मेरे पास, मुझे इसे सेल करना है, एंड अगर मैं इसे दूसरी कंट्री से लेकर आई हूँ, इसका प्राइस है 10 रुपीज, और मुझे दूसरी कंट्री से लेकर आने में कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़े? 5। तो टोटल में यहाँ आके कितने में सेल करूंगी? 20, ठीक है। जितने में मुझे पढ़ा है उतने में तो नहीं करूंगी, प्रॉफिट चाहिए होगा। तो आपको उस टैरिफ की वजह से 5 रुपए महंगा पड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंट लोग थे ना, या उनका जो व्यू था वो डिफरेंट था। तो पॉलिटिकल का मतलब क्या था? हमें क्या मिले? डेमोक्रेसी मिले। ये पॉलिटिकल व्यू है कि हमें डेमोक्रेसी मिले, प्रॉपर्टी राइट्स मिले, राइट टू वोट मिले, ये सारी चीजें थी। और ये यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है? राइट टू वोट। क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में राइट टू वोट मिला था किसी को? किसी को भी नहीं मिला था। अबव 25, हाँ, मैन होना चाहिए, 25+ होना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए, या फिर 3 दिन मतलब वो इसका जो लेबर वर्क है वो उतना होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी कि तभी आप क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो। पर जब ये अबॉलिशन हो गया था असेंबली का, उसके बाद जैकोबियन क्लब पावर में आया था। जैकोबियन क्लब याद है?
कुछ लोग थे, एक यूनियन थी, तो जब वो पावर में आए थे तब कुछ टाइम के लिए सबको क्या बोल दिया था, सब राइट वोट कर दो, ठीक है। बट वो फिर से जब नेपोलियन आते हैं तो दोबारा से वो पावर ले ली गई, ठीक है। तो अब मैं पॉलिटिकली बहुत सप्रेस्ड हूँ, मुझे क्या चाहिए, राइट टू वोट दे दो, मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन दे दो, राइट टू इक्वालिटी दे दो। तो मेरी डेफिनेशन लिबरलिज्म मतलब ये रहेगी, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, रिप्रेजेंटेशन दे दो गवर्नमेंट के अंदर, ये सारी चीजें। अब ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया, मैन एंड वुमेन जो है पॉलिटिकल उससे हटा दिए गए थे, ठीक है, उनको कोई कंसिडरेशन नहीं थी। और जब नेपोलियन कोड आया तो दोबारा से दोबारा सारी चीजें सफरेज, सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। तो नेपोलियन के वापस आते ही किसके ऊपर लिमिटेशन लगी, राइट टू वोट के ऊपर। सफरेज का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, या फिर कह सकते हैं राइट टू वोट, के उसके ऊपर लगा। एंड ये किसके लिए था, स्पेशली माइनर्स हो गए या वुमेन्स हो गए या जिनके पास पावर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्फीयर में अगर बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया, जो ब्रेक है वो उसको हर पर्सन अपने डिफरेंट से देखता है। इसी तरीके से जो इकोनॉमिकली देखते थे उनका मतलब था कि टैक्स हमारे ऊपर से हट जाए, रेस्ट्रिक्शन हट जाए, हमारे ऊपर जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो हट जाए, जब भी हम कहीं दूसरी जगह सेल करने जाएं तो वो जो हमारे से टैक्स लिया जा रहा है वो हट जाए, ठीक है। तो ये सारा उनका मानना था, ठीक है। अब देखो नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीजें करी थी, मैंने कल भी बताया था कि नेपोलियन ने क्या किया था, कुछ अच्छी चीजें करी, अच्छा लीडर था। उसने क्या किया था, रेलवे पे वर्क किया था, ठीक है, रेलवे के ऊपर वर्क किया था। प्लस उसने क्या किया था, जितने भी वेट और मेजर्स थे ना उनको कम कर दिया था। आपको पता है वहां कितनी करेंसी चल, 30, तो 30, वो उतनी करेंसी को पहले आया था 2 करेंसी में, उसने 30 करेंसी का नंबर रिड्यूस कर दिया था अप टू 2, तब अब 30 करेंसी नहीं 2 करेंसीज रहेंगी। इसके अलावा जो आपके मर्चेंट थे जो भी ट्रैवल करते थे हमबर्ग से नुरम्बर्ग तक, उनको क्या करना पड़ता था, कितने ड्यूटीज है, 11 कस्टम बैरियर्स। अगर आप समझ लो कि अगर इस पे एक एक रुपी भी बढ़ रहा है, सपोज 1 रुपी का कोई प्रोडक्ट है, अगर आप 11 कस्टम बैरियर से बढ़ रहे हो और हर जगह एक एक रुपये बढ़ता जा रहा है तो कितने रुपए ऐड हो गए इसमें, 11। टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो रही है, 12। प्लस कोई जो इतनी दूर से लेकर आ रहा है वो बेनिफिट भी लेगा, तो सफर कौन करेगा, तो इसे खरीदेगा, ठीक है। तो उसको हटा दिया गया, ठीक है। हर जगह कितना वैसे लगता था, 5% लगता था, मतलब जो भी आपका कॉस्ट है ना उस पर 5% टैक्स लगता था, ठीक है। जैसे अगर 100 रुपीज है तो उसका 5% कितना होगा, 5 रुपीज, ठीक है। तो हर टैरिफ बैरियर पे 5 रुपीज को बढ़ाता चला, ये चीज होती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत टाइम लगता था कैलकुलेशन में, जैसे बहुत सारे बच्चों ने भी कैलकुलेट ही नहीं किया, तो वो लोग तो रोज इतनी कैलकुलेशंस करते थे, तो कितना करते, ठीक है। और मैं तो डायरेक्ट 100 वैल्यू दी, कोई प्रोडक्ट ऐसा भी होता होगा जो 70 का है, कोई ऐसा भी होता होगा जो 175 का है, तो कितना कैलकुलेशन टाइम करेंगे। प्लस मैंने एक और चीज बोली थी कि कोई अगर डिस्टेंस मेजर करना है उसका वैल्यूज डिफरेंट थी, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे लिए 1 पीस ऑफ क्लॉथ इतना बड़ा है, आप बोलोगे नहीं मैम हमारे हिसाब से इतना बड़ा है। इसी तरीके से एक मेजरमेंट यूनिट का नाम क्या था, एल। एल का क्या मतलब था, फ्रैंकफर्ट में जाओगे आप तो उसका मतलब था इतना सेंटीमीटर क्लॉथ, मेंस में जाओगे तो इतना था, न्यूरम्बर्ग में जाओगे तो इतना था, एंड फ्रीबर्ग में जाओगे तो इतना था। तो मीन्स हर जगह डिफरेंट था, सबको हमें क्या करना था, एक वैल्यू लेकर आनी थी। अब जैसे आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, आप कहीं भी चले जाओगे वर्ल्ड में यही यूनिट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बायो में आपने एक चीज पढ़ी होगी, नोमेनक्लेचर पढ़ा, नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होता है कि हम हर चीज का एक नाम रख देते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक ही रहता है। जैसे अगर आपका एक फ्लावर है, ठीक है, तो आप कोई जैसे सनफ्लावर है, कोई उसे क्या बोलेगा, सूरजमुखी बोलेगा, कोई कुछ और नाम देगा, कोई कुछ और नाम देगा, तो लोकल लेवल पे बहुत सारे नेम हो जाते हैं। अभी उस सनफ्लावर का साउथ में जाओगे तो कोई उसे अलग नाम से बुलाता होगा, ठीक है, यहाँ आओगे तो अलग नाम से। इसी तरीके से वेजिटेबल्स के डिफरेंट नेम होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन था। तो उन सबको हटाने के लिए कुछ साइंटिफिक टर्म्स दिए गए हर चीज। अब जैसे हम लोग क्या है, होमो सैपियंस। अब आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके बोलोगे ना होमो सैपियंस, तो इंसान समझ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, इंसान के बारे में बात हो रही है। अब अगर हम इंडिया में आ जाते हैं, कोई बोलेगा आदमी, कोई बोलेगा इंसान, कोई बोलेगा जानवर, ठीक है, तो डिफरेंट नेम्स हो जाएंगे। तो उन सबको हटाने के लिए ये था, ठीक है। अब क्या किया गया, जो इकोनॉमिकली सफर कर रहे थे लोग वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट कहाँ से होता है, इकोनॉमी से होता है।
जितना भी एक्सपोर्ट हो इम्पोर्ट होता है उसी से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, आपकी नीड सेटिस्फाई की जाती है। बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या था, हम लोग इम्पोर्ट करते थे, क्या हम उसी से सर्वाइव कर रहे थे? ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमें फायदा होता है? होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक यूनियन थी, कस्टम यूनियन बनी जिसका नाम था सोवेरेन, 1834 में बनी। उसने क्या किया, उसने इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करना शुरू किया। पहला स्टेप क्या लिया, यूनियन अबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। जो मैं पिछली साइड में आपको बता चुकी हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस यूनियन ने क्या किया, 30 करेंसीज को कितने पर ले आए, 2 करेंसीज। अभी आपके यहाँ कितनी करेंसी है, 1। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और यूज कर रही हूँ, आप कुछ और यूज कर रहे हो, कंफ्यूजन हो जाता। इसीलिए इन सबको हटाने के लिए 30 से 2 करेंसी पर ये ले आए। इसके अलावा क्या किया, रेलवेज को बनाया। क्या ये आपका नेपोलियन ने भी काम किया था? ये तो उन्होंने क्या किया, रेलवेज को लेकर आए ताकि क्या हो, मोबिलिटी इंप्रूव हो सके, मूवमेंट इजी हो सके, चीजों को ले जाना इजी हो सके। ठीक है, वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ हो गई। मींस अब क्या हुआ कि जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, तब किसी और बात के बारे में सोच। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैंने यहाँ बिठा रखा है, 3 खाना नहीं दिया, क्या दिमाग में घूम रहा होगा, क्या ये आएगा समझ में? नहीं आएगा। मैं आपको 10th के बारे में बताती रहूंगी कि 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के मार्क्स बहुत हेल्पफुल है, आईआईटी है, जेई। कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें खाना दे दो, खाना हो जाएगा, लंच हो जाएगा, फिर कहोगे मैम आप बताओ आप क्या कह रही हो। तो वही ये था, जब इकोनॉमिकली इम्प्रूव हो गया, खाना है, रहने के लिए अच्छी जगह है, तब नेशनलिज्म के बारे में बात होगी ना। जब तक फूड ही नहीं है, बेसिक चीज ही नहीं है, तो कहाँ इंसान नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को डेवलप कर पाएगा? ठीक है, तो ये चीज है। इसके मतलब सिर्फ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कितनी हेल्प रही सेंटिमेंट्स को डेवलप करने। अब आता है न्यू कंजर्वेटिज्म। मैंने स्टार्टिंग में बोला 1815 याद रखना, बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद की थी फर्स्ट स्लाइड में। ये ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होना की खत्म हो जाना, जैकोबियन पीरियड, नेशनल असेंबली, राइज ऑफ नेपोलियन, पावर ऑफ नेपोलियन, नेपोलियनिक कोड, और ये 1815 के बारे में मैंने क्या बात की वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म क्या मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लिबरल का मीनिंग फ्री, और कंजर्वेटिज्म का मतलब जो कंजर्व फैमिली, पुराने ख्यालात। ठीक है, हम नहीं जाने देंगे कहीं भी बाहर, या फिर पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता था कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, वुमेन्स जॉब नहीं करेंगी, ऐसी पुरानी थिंकिंग थी। तो वो क्या था, वो कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स चीजें थी, तो वो रहता था। अब बात करते हैं कि नेपोलियन की डिफीट होती है 1850। नेपोलियन को एक काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, हाँ वो एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है, उसको ये नहीं था कि मैंने एक एरिया को इंडिपेंडेंस दिला दी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में चला रहा हूँ, उससे सेटिस्फाइड नहीं था। उसे क्या चाहिए था, और ज्यादा चाहिए था, और आसपास के नेशन आ जाए मेरे पास, मैं बहुत बड़ा रूलर बन जाऊं, उसकी ये थिंकिंग। तो जब वो इस थिंकिंग से चलता रहा, तो आसपास कुछ और भी नेशंस थे, जैसे कि आपका ऑस्ट्रिया। क्या ऑस्ट्रिया और लुइस किंग लुइस रिलेटेड थे? क्यों? ससुराल थी। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, प्रूशिया क्या था, जर्मनी का वेस्टर्न पार्ट के, इसके अलावा रशिया वगैरह, मीन्स जहां पर रूलर्स थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ये तो बिल्कुल हमारे पास आता जा रहा है, ये तो हमारी गर्दन पर आकर बैठ जाएगा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सारे हाथ मिलाते हैं, और 1850 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू में नेपोलियन को हराया जाता है। अब नेपोलियन हार गया तो क्या वो वाली चीजें रहेंगी जो पहले इसने आजादी दी थी, थोड़ी बहुत आजादी, जो भी थोड़ी बहुत आजादी दी थी, इक्वालिटी वगैरह की, बर्थ के बेसिस पे कुछ नहीं होगा। तो दोबारा से कौन आए, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन थे, राजा, वही राजा जिनको हटाया गया था, वो दोबारा पोजीशन में आ जाते हैं 18 में। के बाद बैटल ऑफ वाटरलू के बाद क्या हुआ, नेपोलियन उसमें हार गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब कंजर्वेटिव्स थे, वो पहले बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती थी, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं आपसे कहूँ कि जो ये सर आपके काम करते हैं कि डाउनलोड करना, फाइल ये करना, ये आप कर सकते हो आके, बोलोगे नहीं हम, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम सिर्फ आके पढ़ सकते। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहोगे हमेशा। ठीक है, तो अब यही थे कंजर्वेटिज्म।
इनको ये नहीं पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, वो बस चला रहे थे जो भी चल रहा था। बट जब नेपोलियन आया या और रूलर्स आए तो उन्हें थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी काम इजी हो सकता है, हम लोगों को यहाँ यहाँ अपॉइंट करके अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब कंजर्वेटिज्म ना पुराने कंजर्वेटिज्म नहीं है कि बिल्कुल हम रूलर ही हैं, हम कुछ भी नहीं करने देंगे किसी को। ये थे कि अच्छा तुमने कोई अच्छी चीज करी है ना, वो तो हम मान लेंगे, पर पावर हमारे हाथ में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि फीमेल्स को पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है। अब किसी आप पर्सन से जाके कहो कि आपकी डॉटर जो है वो किसी उसमें जॉब करेगी, और 1947 की बात करते हैं, आज़ादी से पहले, किसी एक रूरल एरिया में आप किसी पर्सन से जाके कह रहे हो कि सर हम आपकी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, वो कहेगा नहीं नहीं हमें नहीं पढ़ाना है, ठीक है। वो ये बोलेगा, सेंटेंस सीधा उसका ये होगा, हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर आप बोलोगे अच्छा सर ठीक है आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम एक काम करते हैं, हम आपकी बेटी को या आपके सन या डॉटर, क्योंकि पहले तो किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता था, हम उसको एक बहुत हाई पोजीशन देंगे ब्रिटिश एम्पायर में। क्या वो मान जाएगा? हाँ मान जाएगा, मान जाएगा यार। मनी आएगा, पावर आएगा, ठीक है, फेम आएगा, सब लोग आएंगे घर पे, अरे हमारा काम करा दो, ठीक है, तो वो मान जाता। मीन्स अब यहाँ पे अंतर कहाँ हो गया कि अपने प्रॉफिट के बेसिस पे। तो इसी तरीके से कंजर्वेटिव्स क्या बोले कि जो चीजें तुमने हटाई थी, चर्च हटाया था, सोशल हायरार्की हटाई थी, क्या हायरार्की हटाई थी, स्टेट्स वगैरह खत्म करी थी, वो वापस लेकर आओ, ठीक है, फैमिलीज वगैरह को प्रिजर्व करो, जो तुम्हारे राजा रहे हैं पीछे पहले वाले उनकी पूजा करो, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट दो, ये उनका बोलना दोबारा से शुरू हो चुका था, ठीक है। बट वो ना कुछ चीजों के अगेंस्ट नहीं थे, वही मैंने बताया, कुछ चीजों के अगेंस्ट थे जो अच्छी चीजें की थी। क्या अच्छी की थी? अच्छी चीजें क्या की थी? ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करना, ये सारा काम कैसे होगा, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद ऑफिस में कैसे आएगा, फिर उसका यूज कैसे होगा, प्लस डायनेमिक इकोनॉमी। क्या जोवेरियन क्लब याद है? सोवेरियन यूनियन याद है क्या थी? अभी पढ़ी है, क्या बनाया था? अभी पढ़े थे ना, सोवेरियन यूनियन, कस्टम यूनियन, क्या था, क्या किया था इन्होंने? 30 करेंसी को 2 करेंसी किया था, रेलवेज को बढ़ाया था, इकोनॉमिक ग्रोथ कराई थी, और सेंटिमेंट्स डेवलप किए थे। मतलब पढ़ नहीं रहे हो, सुन रहे हो, ऐसा है क्या? बताओ, दोबारा से बताओ, फ्रेश कर दूं 2 घंटे के लिए क्लास? करना है बताओ? नहीं, बोरिंग है हिस्ट्री, बहुत ज्यादा ही बोरिंग है। ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं क्या कहानी सी है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते हम फिर कहीं चले जाते हैं, होता है ना ये चीज कि हम सुन रहे होते हैं, हम उस पॉइंट तक सुनते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मैम ने कुछ ऐसा बोल दिया और फिर हम वहीं चले। जैसे मैंने बोल दिया कि कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, फिर हमें याद आ गया कि हमारे साथ भी हुआ था, हमने मम्मी पापा से मांगी थी, नहीं मिली थी, फिर हम वहीं चले गए, मैम ने आगे क्या लास्ट पॉइंट बोला नहीं पता चलता, ऐसा होता है ना। तो यहीं आ जाया करो वापस। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ शॉर्ट में कि एक यूनियन कस्टम आई थी, उन्होंने क्या किया था, कुछ स्टेप्स लिए थे, क्या करेंसी का नंबर कम कर दिया था, रेलवे वगैरह सेटअप कर दी थी, वो सारे काम किए। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी क्या हो गई? डायनेमिक, डायनेमिक इकोनॉमी हो गई। मैंने सपोज आप सबसे कह दिया कि कल से सब आप एम्प्लॉय हो, सब कुछ ना कुछ अर्न करोगे, जब सब अर्न करोगे तो क्या मुझे टैक्स दोगे? टैक्स दोगे, मैं रूलर हूँ आपकी क्लास की, ठीक है, तो आप सब मुझे क्या दोगे? टैक्स दोगे, क्या मुझे फायदा हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन न्यू कंजर्वेटिव या न्यू किंग जो थे उनको फायदा था, प्लस अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है, बताया था कल? जमींदारी, ठीक है, जो इंडिया में हुआ करती थी। जैसे ये लैंड है, मेरे पे पूरी क्लास नहीं समझ रही है, मैंने क्या बना दिया? एक मॉनिटर बना दिया, एक मॉनिटर का भी एक असिस्टेंट बना दिया, उसका भी एक असिस्टेंट बना दिया। मैं यहाँ से वीक हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं क्लास में नहीं आई, ये बोलेगा ये मेरा एम्पायर, ये मेरा एम्पायर, ये मेरा एम्पायर, ठीक है। तो इस फ्यूडलिज्म को हटा दिया, जब ये फ्यूडलिज्म हट गया तो किंग के पास क्या आ गया? पावर आ गई। मीन्स अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन इजीली ब्रेक नहीं होगा। पहले इन्हें बात समझ नहीं आती थी, पर अब समझ में आने लगी। इससे क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो था यूरोप के अंदर वो और ज्यादा पावरफुल होने लगा, और ये लोग खुश हो गए। ये कौन है? किंग, किंग, ठीक है। वाटरलू में हराया किसने? किंग ने। किसको हराया? नेपोलियन को।
आके देखा एडमिनिस्ट्रेशन में, नेपोलियन ने तो बहुत अच्छे अच्छे चेंज कर दिए थे। क्या क्या कर दिया था? ब्यूरोक्रेसी ले आया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्या वर्क करेगा। आप एक सपोज आप अपनी सिटी की क्या ट्रैफिक लाइट भी कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो क्या आप उसे हटाओगे? नहीं। ठीक है, तो ये आपके, ये एक तरीके से किंग है, किंग को समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, मैं इसे छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये स्मूथ ही चल रहा है। सेम डायनामिक इकोनॉमी, सब काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, टैक्स ज्यादा। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, सारा एम्पायर मेरे पास है। ठीक है, तो आगे जाके टूटने का भी डर रही है कि आगे कोई जाकर कर देगा, रिवॉल्ट कर देगा। अब आती है डिफीट ऑफ नेपोलियन। अब बेचारे नेपोलियन ने इतना काम किया तो यार थोड़ा उसको भी रेस्पेक्ट दे देते हैं, उसकी भी डिफीट की बात कर ले। ठीक है, तो किस किसने हराया उसे? ब्रिटेन, रशिया, क्रोशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये चार नेशन कंबाइन हुए, बोले ये छोटा सा आदमी है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, और इसे ले जाके क्या कर दिया? फेंक दिया। ये क्या नेपोलियन लग रहा है? नहीं। ठीक है, ये क्या है? न्यू कंजर्वेटिव। कुछ क्या क्या दिखा है इसमें? पेट दिख गया उसका। ठीक है, हाँ ये देखो, ये लिख रहा है अदर पीपल्स मनी, ये क्या है? आपका किंग है। ठीक है, ये सब कुछ दबा के दोबारा से बैठ गया। इसी के टाइम पर जब वाटरलू हो गया तो कुछ ट्रीटी वगैरह साइन होगी। हाँ, नेपोलियन कल को बोलेगा मैं तो हारा ही नहीं था, मैं तो पागल बना रहा था, मैं बस ऐसे ही थक गया था तो मैं बैठ गया, मैं हारा ही नहीं। तो बोलेगी इससे एक पेपर साइन करा लो कि हाँ ये हार गया। तो वो क्या साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ वेना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई, एंड उसके एक चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, उसके एक चांसलर थे, क्या नाम था? ये आदमी क्यों लिखा गया है? बहुत सारे लोग आए होंगे वहां पर, ये बहुत सारे लोग आए होंगे, कोई पीछे भी बैठा होगा लास्ट सीट पे तुम्हारी तरह, उसके बारे में तो नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ ना? क्यों? क्योंकि इसने कुछ आगे चल के कोई काम तो किया होगा। हाँ, ये एक आगे काम करेगा। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई 1815 में। ठीक है, एंड जिसमें कुछ बातें की गई कि अब 1815 तो हो चुका है, नेपोलियन हार चुका है, नेपोलियन ने साइन भी कर दिया कि मैं हार गया हूँ। अब नेपोलियन ने जो जो चेंजेस करे वो हटाने होंगे। ठीक है, अच्छे चेंजेस नहीं, जो बुरे चेंजेस थे उनके अकॉर्डिंग। फ्रांस की बाउंड्री क्या थी? सपोज फ्रांस इतना सा था, अब कितना बड़ा हो चुका है? इतना बड़ा हो चुका है। तो जितनी जगह उसने जीती है वो क्या करो? सब हटा दो, सब हटा दो। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज उन्होंने सोची। इसके अलावा क्या सोचा? इससे फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई रूलर्स रहे होंगे ना, यहाँ पे कोई किंग रहा होगा। अब जैसे नीदरलैंड का कोई पार्ट है, नीदरलैंड का एक किंग है, सपोज ये पूरा उसका नीदरलैंड का एम्पायर है। आपका जो नेपोलियन गया, उसने कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरे नीदरलैंड को नहीं कर पाया। ठीक है, या पूरे ऑस्ट्रिया को नहीं कर पाया, पूरे रशिया को नहीं कर पाया, या पूरी जर्मनी को नहीं कर पाया। तो वो पार्ट है तो इस किंग का ही ना, थोड़ा बहुत कर सकता था। हाँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये फ्रांस ही सारा जड़ है इंडिपेंडेंस वाली। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? अब देखेंगे कि इसने क्या किया। तो सबसे पहले जो इसने चीजें जगह जीती थी उनको आजाद करो। अब आप में से एक बच्चा है, वो गेम खेल रहा है, ठीक है, छोटे से एरिया में बैठा हुआ है। अब वो कुछ क्या करता है, अपने गेम्स को, टॉयज को कभी यहाँ ले जाता है, कभी यहाँ ले जाता है, बाकी और भी बच्चे खेल रहे हैं, वो बड़े परेशान है, मैम ये अपना टॉय लाके हमारे यहाँ मिक्स कर देता है बार बार। तो हम क्या करेंगे, उसको एक बाउंड्री में बंद कर देंगे, अब जा कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो यही किया कि अब ये आगे चल के क्या पता नेपोलियन यहाँ मरा नहीं है, ये मरा नहीं है, क्या पता कल को नेपोलियन दोबारा आ जाए तो बोले कि मैं अब दोबारा एक्सपेंड करूंगा। तो उन्होंने बोला फ्रांस की बाउंड्री फिट कर देते, सेट कर देते हैं, अब ये इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें इसमें की गई थी। बर्बन डायनेस्टी जो थी वो वापस आ गई। ये देख लो, सपोज बर्बन किंग है, बर्बन किंग कौन थे? लुइस, हाँ, किंग लुइस थे, तो वो यहाँ नहीं है। हाँ, अब उनके कह सकते हैं सन, या उनकी जगह पे कौन है? लुइस फिलिप। इनको कुछ नहीं पता है कि यार जो भी तुम साइन करके दे दोगे मैं वो कर लूंगा, ये इनका फेस ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, बाकी ये लोग बोले रूलर्स के, हाँ हमने हम लोगों ने क्या किया है, कुछ जीत के लेकर आए हैं, ट्रीटी ऑफ वेना है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना साइन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये हो रहा है, तो बर्बन डायनेस्टी दोबारा से पावर में आ जाती है, नेपोलियन को एनेक्स कर दिया जाता है, और फ्रेंच जितनी भी बाउंड्रीज थी ना
उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, मतलब बाउंड्री सेटअप कर दी जाती है ताकि फ्रेंड्स आगे बढ़ ना सके। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है कंजर्वेटिव रिजीम्स टू सेटअप 1815 व ऑटोक्रेटिक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सब समझ में आया? पूछ लूं? कोई भी समरी देगा इसकी यहाँ तक? मैं स्लाइड भी ओपन कर दूंगी उसके बाद। बताओ कोई समरी देगा यहाँ से? बस ये जब स्लाइड खुलती है ना तो माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं उस टाइम पर क्या बोल रही थी, इतना बस जरूरी है, ठीक है। अब आता है कंजर्वेटिव रिजीम्स सेटअप इन 1815। रिजीम्स क्या होता है? एक तरीके से रूल्स वगैरह जो सेटअप किए गए थे 1850 में। उन्होंने क्या बोला था कि देखो एक रूल बना दो, कुछ रूल्स बना देते हैं। क्या आपके ओरिएंटेशन में भी आपको कुछ रूल्स बताए गए थे? फोन रिंग नहीं करना चाहिए, पेनल्टी लगेगी, ऐसे कुछ रूल्स थे। क्लास में लेट नहीं आओगे, ऐसी कुछ पेनल्टी वो आपके ऊपर रूल्स लगे थे। इसी तरीके से जब ये लोग पावर में आए, बोले इनके लिए कुछ रूल बनाओ। ये बहुत परेशान करते हैं फ्रांस वाले, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इनके लिए रूल्स बनाओ। इन्हें बोला गया कि अगर आपने गवर्नमेंट के क्वेश्चन किया, मतलब ऑटोक्रेटिक क्लास के ऊपर, किंग से कल जाके बोलते हो कि क्या कर रहे हो ये, तो पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो क्या कोई किंग की पावर रहेगी? नहीं। किंग बोला मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आके, अपने डाउट्स अपने पास रखो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। प्लस पहले क्या चीज हुई थी, बड़े गाने वाने गाते थे देशभक्ति वाले, और नेशनलिज्म दिला दिया तुम लोगों ने, ठीक है, तो वो वाली चीज भी बंद कर देंगे, बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे। जो तुम छापोगे वो हम चेक करेंगे। हम एक एम्प्लॉयमेंट या एक वैकेंसी जनरेट करेंगे, वहां एक आदमी बैठेगा, तुम्हारा न्यूज़पेपर वो चेक करेगा, तुमने किंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर क्या लिख दी, रेस्ट्रिक्शंस दोबारा से लगा दी, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो भी न्यू कंजर्व, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस वाली चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और ये सारी चीजें उन्होंने की, मतलब रूल्स वगैरह ले आना कि तुम किंग के अगेंस्ट नहीं बोलोगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन नहीं करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई लॉ लेके पास कर रहा है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, और जितनी भी प्रेस वगैरह होंगी उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है। अब ये सब चल रहा था। उस टाइम वो लोग थे, देखो नेपोलियन क्या था, एक लीडर था। जब लीडर हार जाता था ना तो समझ लो कि तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। मतलब सपोज आपका मॉनिटरी क्लास में एब्सेंट है, क्या चुप रहोगे? नहीं। सबको सेंस है कि हाँ चुप रहना है, पर एक लीडर था, वो हट हट चुका है, तो मतलब हम हमारे ऊपर अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। क्या ऐसा ही कुछ उनके पास था कि जब नेपोलियन के अंडर भी वो लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि वो क्या था, एक तरीके का डिक्टेटर था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, जब ये सब हो रहा था ना उसके बाद ही सब, वो लास्ट मोमेंट कहते हैं ना, एक साथ सारी चीजें, फिर कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर की। तो अभी हम यहाँ चलते हैं रिवॉल्यूशनरीज। अब आपको पता है कि आपको रोज स्नैक्स मिल रहे हैं, रोज 15 मिनट्स का क्या मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है। मैंने कल से आके बोला कि किसी को ब्रेक नहीं मिलेगा। क्या 15 मिनट का जो रेस्ट है वो अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने मना कर दिया, तो क्या करोगे आप? पहले तो मान लोगे कि चलो मैम थोड़ी पावरफुल है, अभी मान लेते हैं। फिर क्या करोगे, जैसे क्लास ओवर होगी, जैसे ही क्लास ओवर होगी, बोलोगे मैम के ऊपर कौन है, मैम के ऊपर कौन है, यहाँ पे सेंटर हेड है कौन है, उनके पास जाओगे, उनसे बोलोगे सर मैम ने एक नया रूल पास कर दिया कि हमें 15 मिनट्स का वो नहीं मिलेगा। गलत है ना? या फिर अपने आप में पहले मीटिंग करोगे, कि मीटिंग करोगे कि तुझे भी गलत लगा, हाँ यार मुझे भी गलत लगा, ये सारी चीज यूनियन बनेगी। तो अब तुम्हारी ये हिम्मत तो है नहीं कि मुझे डायरेक्टली बोल दो कि मैम आपने गलत किया है, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिवॉल्यूशनरी, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे थे कि तुम किंग वगैरह तुमने दोबारा आके गलत किया है, पर वो कुछ ना कुछ मन में आग रखे हुए थे कि जैसे पहले हम लोगों को आजादी थी वैसे ही दोबारा से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग जो नेशनलिस्ट थे वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। क्या हमारे यहाँ भी कुछ अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनी थी जब हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? क्या कांग्रेस बनी थी, तो कांग्रेस का आइडिया कहीं से तो आया होगा, ठीक है। या फिर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसका भी आइडिया कहीं से तो आया होगा। कोई भी पार्टी अगर बनती थी, सबका क्या होता था, एक एक आइडिया आता था। इसी तरीके से कुछ लोगों ने क्या किया, अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड बैठ के वो प्लानिंग कर, मतलब अंडरग्राउंड का मतलब क्या है,
बेसमेंट में नहीं, छुप गए थे, मीन्स कोई एक्टिव एक्टिविटी नहीं शो कर रहे थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, पर वो मन ही मन ना कुछ बना रहे थे, कुछ पका रहे थे। वो खिचड़ी जो पक रही थी ना, वो दोबारा से इस फ्रांस की हालत चेंज करेगी, कंडीशंस चेंज करेगी, और फ्रांस अगर स्नीज करेगा तो क्या होगा, पूरे यूरोप में कोल्ड पहुंचेगा। ये बात किसने बोली थी? नहीं, मैंने नहीं बोली थी, मैंने नहीं बोली थी, किसने बोली थी ये? लोग मैटर नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम बैक बेंचर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक चांसलर की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसने कुछ बड़ा तो किया होगा, बात बोली, ठीक है। उसने यही बात बोली थी, आपका जो फ्रांस कुछ भी करता है वो वहां तक पहुंच जाता है कि यूरोप में। हाँ, हाँ, मतलब एक कोट हो जाता है ना कि आपकी बुक में वो लिखा हुआ है, तो आपका उसके ऊपर एमसीक्यू आगे देखेंगे हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही मन में मन ही मन एक डिसीजन ले लिया कि हम इसको मोनार्क को क्या करेंगे, दोबारा से अपोज करेंगे, और वेना कांग्रेस के को इस्टेब्लिश करेंगे, दोबारा से फाइट किसके लिए करेंगे, फ्रीडम एंड लिबर्टी जो हमारे पास थी। छोटे से पेज में सब लिखा हुआ था। अब ये सब जब चल रहा था तो आप में से कोई लीडर बनना चाहेगा यूरोप का? यूरोप के तो दो लीडर है, तो वैसे तो एक ही लीडर था हमारा, ग्युसिपी मैज़ेनी। ये ग्युसिपी मैज़ेनी कौन थे? इटली का एक रहने वाला 24 ईयर का एक यंग आदमी, ठीक है। वो किसके लिए चाहता था, वो क्या चाहता था, जैसे इटली में पैच वर्क है, वैसे नहीं होने चाहिए वर्ल्ड में, मतलब यूरोप में, और सब यूनाइटेड रहने चाहिए। सोचो आपका ये क्लास है, इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाए, आपस में कोई बात नहीं कर रहा, गलत लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाने में कि कुछ बच्चे वहां बैठे कुछ वहां बैठे, आपस में बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो यही गुस्पी को था कि पूरी जो इटली है उसमें छोटे छोटे पैच वर्क है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, आपस में यूनिटी है, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने और भी सारी कंडीशन देखी। जब वो एक लिगुरिया में रिवॉल्यूशन ला रहा था, लिगुरिया एक जगह है इटली के अंदर, वहां पे रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी, ये तब हो रहा था जब आपका नेपोलियन वहां पहुंचा। ये है अराउंड 1799 की बात है, ठीक है। उस टाइम की पीरियड की बात है, वहां पे वो लोग भी छोटा मोटा रेवोल्यूशन करा रहे थे गुस्तानी, पर इनको क्या कर दिया गया, एग्जाइल में भेज। एग्जाइल क्या होता है? वनवास, या वनवास कह लो जी, ठीक है। तो इनको वहां पर फेंक दिया गया, हाँ, देश निकाला भी कह सकते हो, या मतलब एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया, एग्जाइल कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, तो उस टाइम तो ये शांत हो गए कि अच्छा चलो मैं यहाँ रेवोल्यूशन लेकर आया आ पाया, पर मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो ये यंग इटालियन मार्शलिस्ट सोसाइटी बनाई, और यंग यूरोप इन बर्ने। बर्ने कहाँ पर है? बड़ी सुंदर सी जगह है यूरोप में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बर्ने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, और ये कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने दो सोसाइटी बनाई, इसमें जितने भी यंग लोग इन्हें मिले, चाहे वो पोलैंड का था, फ्रांस का था, इटली का था, जर्मन का था, सबके लोगों को। एग्जाइल पे थे ना ये, एग्जाइल पे थे, हाँ, इन्होंने बनाई थी। तुम गिउसेपी मैज़नी हो क्लास के, हैंड रेस किया था, ये नहीं पता? तो गिउसेपी मैज़नी ने क्या किया, छोटी छोटी दो सोसाइटी बनाई, दो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रखे, एक मार्सिलिस में बनाई थी फ्रांस में, और एक आपकी स्विट्जरलैंड में बनाई। वहां पे क्या किए, यंग माइंडेड के जितने भी लोग थे सबको कलेक्ट कर लिया। ये थे ये, छोटे छोटे बच्चों को भी बोल रहे हैं देखो हमारा देश ऐसे हो चुका है। पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, हमारे यहाँ जो भी चीज होती है ना, वो आपके बचपन से स्टार्ट होती है, इवन आपको पता भी नहीं होता है, पर वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। क्या अगर मैं बोलूं कि आप किसी एनिमी कंट्री, जैसे कि हमारा कंट्री है पाकिस्तान, क्या आपके मन में उसके लिए हेट है? हेट है, बहुत सारे लोगों के मन में होगी। क्या आपने उसे कभी देखा है नेशन को? नहीं। कि लोगों को भी देखा है कभी? नहीं। पर क्यों है हेट? क्योंकि आप बचपन से वो चीज सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारी साइकोलॉजी में जो चीज डाली जाएगी, या हमारे माइंड में जो चीज डाली जाएगी, वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। या अभी जैसे आप लोगों ने कि आपकी साइकोलॉजी चेंज की जा सकती है, मैं आपको कोई बात बोलती हूँ ना, आपको वो बात हिट कर सकती है, और आपके माइंड में वो हमेशा के लिए सेव हो सकती है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर थी। तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों से मिलते थे, अगर इनके अंदर यूनिटी वाली फीलिंग ला दी तो क्या रहेगा, आगे फ्यूचर में भी उनके अंदर यूनिटी वाली फीलिंग रहेगी, ठीक है। 25 से कम के जो लोग होते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी को चेंज किया जा सकता है। मतलब मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ अभी भी, कि आप मतलब आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि वो 6
से 19 या 21 तक की एज होती है, बहुत सेंसिटिव एज होती है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, है ना। तो आप लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो आपके पेरेंट्स का काम क्या होता है, परफेक्ट वे आपको देना। क्या उससे पहले वो देते हैं, उस पर उतना फोकस नहीं करते। बट इस डायरेक्शन में क्या होता है कि आप इस एज में क्या होता है, आप चीजें समझने लगते हो, आप अपने आप को डायरेक्शंस देने लगते हो। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन्होंने यंग लोगों की हेल्प लेके दो सोसाइटीज का फॉर्मेशन किया। इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि भगवान जो चाहते हैं, भगवान जो है, गॉड जो है, वो चाहते हैं कि जितनी भी यूनिट्स हैं मैनकाइंड की, वो इकट्ठा रहें, पीसफुली रहें, सारी चीजें सही रहें, ठीक है। और ये भी चाहते थे कि जिस तरीके से और नेशंस है उसी तरीके से इटली के अंदर भी ये रहे। पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये इटली के बारे में सोचते थे, और नेशंस के लिए भी इनकी सेम फीलिंग थी, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो या पोलैंड हो, ठीक है। तो ये इनका याद रखना। प्लस एक और चीज याद रखना, ये मेटरनिच फिर आ गए, ठीक है। मेटरनिच ने क्या किया था, दो सेंटेंस दिए। एक तो था कि जैसे ही फ्रांस को क्या आती है, छींक आती है, पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। दूसरा सेंटेंस इन्होंने क्या बोला था कि ये जो आदमी है ना, ये बहुत खतरनाक, ये जो आदमी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। इन टर्म्स ऑफ क्या ये मर्डर कर देता है सबका, नहीं, सोशल ऑर्डर, ठीक है। ये बहुत बड़ा चेंज लाने के कैपेबल है सोशल लेवल पे। तो ये बात मेटरनिच ने इनके लिए बोली थी, याद रखना। अब आती है एज ऑफ रिवॉल्यूशन, बट इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर ले, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। पर आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ क्वेश्चन। तो अब आती है एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ब्रेक चाहिए, छोटा सा ब्रेक सबको चाहिए, ठीक है। तो रिकॉल कर लो सारी चीजें, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पानी, अच्छा कोई किसी का आंसर देगा कि पानीपत में क्यों सारे बैटल, 3 बैटल जो मेजर, 3 पानीपत में। पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो वो एक लोकेशन थी जहाँ पर जनरली एक तो रिवर फ्लो होती थी, तो हम लोग वहां पर कैंप्स बनाते थे जहाँ पर इजी आदमी आ सके। प्लस दूसरा क्या रहता था, वो एक ऐसी जगह जहाँ पर अफगानिस्तान से कोई इंसान आ रहा है ना, जनरेटर्स हमारे यहाँ आते थे, मुगल्स वगैरह, तो वो जब एंटर करते थे ना, तो वही एक प्लेस थी जहाँ पर वो काउंटर कर पाते थे, क्योंकि बाकी रीजन तो पहाड़ों वाला पड़ जाता था। फिर जब वो यहाँ पर आ पाते थे ना, तभी बैटल हो पाता। अब डेजर्ट में जाएंगे बैटल करने, क्या होगा, जाएंगे ऐसे ही, गर्मी से। तो वही, हाँ दिल्ली के लिए। और प्लस दूसरे थर्ड रीजन ये भी था दिल्ली वाला, मतलब मार्टियर्स के, अब आपके यहाँ जो शहीद होते हैं उनके लिए आपका श्रद्धा है, भगत सिंह वगैरह, या जिसने भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की आपके नेशन, आपके अंदर ऑफ कॉर्नर सेंटीमेंट, मतलब उनकी याद दिलाना कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, ठीक है। तो दिल्ली क्या था, अब हमारे नेशन में क्या था पता है, कि अगर कोई लीडर है, कि कोई कैपिटल है, चाहे वो कोई भी कैपिटल हो, अगर उस कैपिटल में जाकर कि एनिमी ने अगर पावर अपनी, तो वो सारा कुछ उसका हो जाता। मतलब ये नहीं है कि उसे एक एक गांव जीतना, एक एक गांव में सारे शोर करना, नहीं। तो बस ये था कि आपने कैपिटल पे कब्जा कर लिया, सब कुछ आपका। ये दिल्ली वाली जो जगह है ना, ये हमारी कैपिटल थी, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली पे अगर किसी का कब्जा हो गया तो पूरा एम्पायर उसका। हाँ जनरली जितने भी लोग होते थे ना, वो दिल्ली पे अपनी वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, पहले कानपुर, या फिर आपने सुना होगा बिहार में पटना, के पटना में उसका नहीं पूछ रही, पाटलिपुत्र शायद कहते थे, तो पाटलिपुत्र हो गया, या साउथ में भी पुणे। तो कुछ स्पेसिफिक जगह थी, वो भी कैपिटल है ही, पर लेटर ऑन कि आपका सेंटर बना। हाँ, शिफ्ट की थी बहुत सारे रूलर, रेडिकल्स नहीं थे, दो ही लोग थे, लिबरल्स, और टाइम पे नहीं, रेडिकल्स बाद में आएंगे। अच्छा अब बात करते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या पार्टी बन चुकी है, जोसेफी मैज़नी के हाथ में पावर आ चुकी है, दो पार्टी बना ली, और बाकी छोटी छोटी पार्टी सीक्रेटली बना ली, दो तो मेजर पार्टी बनाई। तो क्या अब रेवोल्यूशन आएगी, आएगी।
दोबारा डेट लाइन पे चलते हैं, फर्स्ट पेज पे जो मैंने वहां डेट लाइन लिखी दोबारा से, कहाँ, ये ठीक है, ये जो लिखा था तो मैंने क्या लिखा था, 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू। कौन आए पावर में, न्यू कंजर्वेटिव। न्यू कंजर्वेटिव कितने साल के लिए पावर में रहेंगे, 15 साल के लिए। 1830 में क्या होगा, दोबारा से रिवॉल्यूशन छिड़ेगा और कुछ नेशंस जो होंगे वो खुद को यूनिफाई करने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए निकल पड़ेंगे, ठीक है। वही हमें यहाँ पे देखना है, 1832 1848, ठीक है। As a conservative regime tried to consolidate their power, liberalism, nationalism has been increasingly associated. Means अपनी पावर वो होल्ड तो करते जा रहे थे, दोबारा थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहे हैं, मोनार्क जो थे अपनी पावर होल्ड तो करते जा रहे थे, पर लोगों ने क्या कर लिया था, टेस्ट क्या, फ्रीडम को, लिबर्टी को, तो वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं था, ठीक है। तो इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटली, जर्मनी, स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड। ओटोमन एम्पायर के बारे में सुना, ये एक मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है। जैसे हमारे मुगल थे, ठीक है, समझो ये भी मुस्लिम थे, वो भी एक मुस्लिम एम्पायर था। वो ग्रीस का रीजन, टर्की का रीजन वो ऑक्यूपाई करता, कुछ पार्ट अफ्रीका का, हाँ बहुत एरिया था उसका, मतलब एक छोटा मोटा नहीं, बहुत एरिया था, ग्रीस, टर्की, या आपके कह सकते हैं कुछ पार्ट यूरोप के भी थे, इजिप्ट का भी था, तो काफी बड़ा एम्पायर था ओटोमन, ठीक है। तो सबसे पहले ओटोमन एम्पायर में ही ये रिवॉल्यूशन उठेगा इस साइड में आज, ठीक है। तो आपकी जुलाई 1830, क्या जुलाई में कुछ और भी हुआ था, कि जुलाई ही सारी चीजें, 1789 14 जुलाई में क्या हुआ था, वेस्ट फोर्ट की तरफ मूव करे थे, ठीक है। तो अब दोबारा से 1830 में, कहते हैं ना इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है, तो हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है ना कि हिस्ट्री रिपीट होती है। कुछ हम लोग काल की बात करते हैं, युग की बात करते हैं, जैसे ये क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, ऐसा बोला जाता है, फिर से साइकिल होके क्या पहुंचेगा, सतयुग पहुंचेगा। तो हिस्ट्री रिपीट ही हो रही है, जुलाई में शुरू हुआ था, दोबारा से जुलाई पे पहुंच चुके हैं, दोबारा से अपराइजिंग हो रही है फ्रांस के अंदर, ठीक है। देखो एंड सबका है, लुइस आया था, ठीक है, लुइस 16 आया, वो भी हराया गया, हटा, ठीक है। उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन को हटाया गया, फिर से रूलर्स आ गए, तो हिस्ट्री रिपीट हुई, रूलर्स को दोबारा पावर मिली। अब उन लोगों ने सारी चीजें लिमिटेशंस लगा दी नेपोलियन के ऊपर, वो तो नेपोलियन की 1821 में डेथ हो जाती है, क्या पता 1830 में दोबारा से वो पावर में आ जाता, ठीक है। तो ये साइकिल चलती, तो अब किसने पावर रेस्टोर की थी, बर्बन किंग्स। बर्बन बिस्किट्स खाता है कोई, नहीं खाते, खाया तो होगा, तो आइडिया वहीं से रख। तो 1815 में दोबारा से इनके हाथ में पावर आ जाती है, और राजा का नाम क्या था, लुइस फिलिप। यही पुरानी बात हो रही है, ये बात हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं और कितना रिपीट करना है, कि मुझे भी कोल्ड है ना, तो मुझे ये बात बार बार पिन कर रही है तो मेटरनिश ने ये बात बोली थी। जुलाई रेवोल्यूशन होती है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, ब्रेकिंग फॉर यूनाइटेड किंगडम। देखो अब आप अगर एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, कि ये वाला पार्ट, पोलैंड वाला पार्ट कुछ इसमें चला गया, सैक्सोनी का कुछ पार्ट यहाँ रशिया में चला गया, ऐसे ऐसे छोटे पार्ट हैं, बेल्जियम नेदरलैंड में चला गया, ऐसी। तो ये सब चीजें उसी टाइम की है, ठीक है, ये सब उसी टाइम की है, नीदरलैंड में चला गया, ठीक है। अब आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस के बारे में सुना है, ग्रीस, अच्छा आपके जो एक एक्टर है ऋतिक रोशन, याद है, याद है क्या, मतलब जानते हो तो उनको क्या बोला जाता है, ग्रीक गॉड बोला जाता है, ठीक है। ग्रीक गॉड क्यों बोला जाता है, उनका अपीरियंस उनके जैसा है, ठीक है, मतलब वहां के जैसे लोग होते थे उनका, ठीक है। अब एक चीज होती है, जैसे आपके यहाँ की कोई सभ्यता मानी जाती है, तो किसे माना जाता है सबसे पुरानी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये बोला जाता है कि ये यहाँ से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तब तुम अंग्रेज कहीं थे भी नहीं। ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि हम लोग बहुत अनसिविलाइज्ड है, हमें कुछ नहीं आता, और जो कुछ हमें आया है ना वो सब उन्हीं की मेहरबानी है। हाँ, वो सिविलाइजेशन जो है ना वो उन्होंने हमें सिखाई है, नहीं तो आप जैसे ऐसे बैठे ना, ऐसे बैठे नहीं होते, जमीन पे बैठे होते यहाँ पे, और कोई पढ़ नहीं रहा होता, सब बोल रहे होते। तो सब सिविलाइज किसने की है, ब्रिटिशर्स ने की। पर बाद में हमें पता चलता है, बाद में पता चलता है, बाद में क्या पता चलता है, कि हमारे पास पहले सिविलाइजेशन थी उन, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ग्रीस है ना, वो भी खुद को ये दिखाता था कि यूरोप में जो भी सिविलाइजेशन हुई है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, हमसे हुई है।
और हम ही किसके अंदर है, एक दूसरी कॉलोनी के अंदर है। क्या नाम है उस कॉलोनी का, क्या क्या एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर। मींस एक मुस्लिम डायनेस्टी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। इनको भी बड़ा पिन हुआ कि भाई ग्रीस, हर जगह लड़ाई चल रही है, पूरे यूरोप में हो रहा है, तो हम भी कुछ करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इंडिया में रह के तो कुछ करा नहीं जाता। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना है, उन्होंने बाहर जाके कुछ बनाया था ना, आईए ने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, किसने, नेताजी, नेताजी ने बनाया था नहीं, एक आईए ने बनाई थी मिलिट्री, हाँ ठीक है। तो यहाँ इंडिया में बनाई थी नहीं, कहाँ पहुंचे थे, बाहर पहुंचे थे, जापान की हेल्प ली, जर्मनी की हेल्प ली, बहुत सारे नेशंस की हेल्प ली, ठीक है। तो इंडिया में रहते तो क्या बना पाते, नहीं। ब्रिटिशर्स आते कि अच्छा कुछ तो प्लानिंग चल रही है तुम्हारी, चलो जेल में, ठीक है। तो वो चीज प्रॉब्लम कर देती, इसलिए उन्होंने क्या ब्रेन यूज किया कि मैं बाहर जाके बनाता हूँ, फिर ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। इसी तरीके से ग्रीस के कुछ लोग चले गए ग्रीस से बाहर, बोलते हैं कि हम डिफरेंट पार्ट में फैल जाएंगे और लोगों से मदद मांगेंगे और अपनी सिंपैथी सिंपैथी गेन करके, पावर गेन करके दोबारा से ग्रीस में आएंगे, ओटोमन एम्पायर को हटाएंगे और जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट एंड पोइट्स थे, उन्होंने खुद को क्या बोला था, ग्रीस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना या एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब ये क्या है, पालना है इस ग्रीस, ये ग्रीस क्या है, पालना है, बच्चों का पालना होता है ना, इसी पालने में कौन खेला है, यूरोप की सिविलाइजेशन खेली है। मीन्स यहीं से वो बड़ी है, यहीं वो पैदा होकर छोटी सी खेल रही थी, फिर वो आगे जाके फ्रांस और यूरोप वगैरह में जाकर बन जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश पोइट्स हैं जैसे लॉर्ड बिरन वगैरह ने बहुत सारी बातें की, एक लड़ाई छिड़ती है और एक चीज साइन होती है, क्या होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड ये है 1832, ठीक है। तो 1830 में क्या हुआ, ग्रीस ने स्टार्ट किया और जीत कब गए ये, 1832। क्या हमारी आज़ादी भी आसान थी, हम लोग पहली लड़ाई कब लड़ी थी, हम 1857। क्या फ्रांस के लिए चीजें इजी थी, नहीं। पहली लड़ाई कब लड़ी, 1789। क्या अभी तक आजाद हो पाए हैं, मतलब यहाँ तक, साइड में यहाँ तक आजाद हो पाए हैं, नहीं, ठीक है। तो पर ग्रीस को आजादी मिल जाती है 1832 में ओटोमन एम्पायर से। ओटोमन भी ना बहुत अच्छे रूलर थे, जिस तरीके से आपका नेपोलियन था, उसी तरीके से ओटोमन भी बहुत अच्छे रूलर, मतलब पावरफुल रूलर, उनकी भी बहुत ज्यादा ग्लोरी थी।